स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। 29 मार्च 1857 का दिन था जब बंगाल के बैरकपुर में एक सिपाही ने एक ब्रिटिश अफसर के ऊपर गोली चला दी, उसे गोली मार दी। ये अपने आप में ऐसा पहला या आखिरी कोई घटना नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस दिन इस घटना में कि जिसके बाद महज 2 महीने के भीतर ही भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई। भारत की सन 57 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हो गई। ये कहानी है अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे की। तो आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज़ जो थे वो भारत के कई राज्यों पर या तो कब्जा कर चुके थे, जमा चुके थे, या फिर आक्रमण कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से भारतीय जो थे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया के नगवा में 19 जुलाई 1827 को श्री दिवाकर पांडे जी और श्रीमती अभय रानी जी के यहाँ जन्म होता है उनके बेटे का। और जो बेटे का जन्म हुआ था तो माता जी ने जो नाम रखा था उस बेटे का अपने, उनका नाम रखा गया मंगल, और यही थे मंगल पांडे। हालांकि कई इतिहासकार, कई हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका जन्म जो था वो फैज़ाबाद ज़िले की अकबरपुर तहसील के सुरहुरपुर गांव में हुआ था, ये भी बताया जाता है। लेकिन कागज़ी जो दस्तावेज़ हैं, जो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे बलिया को ही उनका जन्म स्थान बताया गया है। अब उनकी उम्र काफ़ी कम थी जब 1830 के दौरान जो अकाल पड़ा था भारत के अंदर, उसमें इस परिवार को काफ़ी बड़ा झटका लगा। झटका किस तरह से लगा था कि उनकी जो बहन थी उनकी इस अकाल में 1830 के दौरान जो अकाल पड़ा उसमें मृत्यु हो गई थी, उनकी यहाँ मौत हो चुकी थी। बचपन से ही बहुत ज़्यादा करीबी उनका एक दोस्त हुआ करता था मंगल पांडे जी का, जिसका नाम था नक्की खान। अब ये जो नक्की खान था वो गांव के मौलवी का ही लड़का था और रोज़ उनके घर पे आना जाना लगा रहता था। दोनों ही हम उम्र थे, एक साथ ही स्कूल जाते थे। मंगल पांडे जी के जो पिता थे दिवाकर जी, वो खुद मंगल को और नक्की खान को जो दरगाहों के आयोजित जो मेले होते थे उस समय, उनमें ले जाया करते थे। समय बीता, 1949 आया। इसी बीच कलकत्ता से कुछ मील दूर पर एक शांत छावनी थी, एक शांत सैनिक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुर। ये वही बैरकपुर था जहाँ जो बंगाल प्रेसिडेंसी की, जहाँ पे आर्मी रहा करती थी, जहाँ पे आर्मी तैनात रहती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि भारत के जो उस समय ब्रिटिश इंडिया था उसकी 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तो उनमें से एक थी। तो यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी की जो बैरकपुर था वहाँ पे ये आर्मी हुआ करती थी। इस समय इस छावनी में, इस कैंट में सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिक रहा करते थे, क्योंकि जो जनरल था, जो ब्रिटिश जनरल हुआ करता था, अंग्रेज़ गवर्नर जनरल, वो भी यहीं पे तैनात रहता था। मंगल पांडे की इस समय उम्र थी 22 साल। 22 साल की उम्र थी और कद काठी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त बताया जाता है, काफ़ी अच्छी कद काठी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस समय पर जिन लोगों को भर्ती करती थी फौज में, उनकी कद काठी को देखकर ही भर्ती किया जाता था। वो काफ़ी ज़्यादा सामान्य लोगों से काफ़ी ज़्यादा लंबे होने चाहिए, ये चीज़ें देखी जाती थी। और इसी दौरान मंगल पांडे भी ये मन बना चुके थे कि उन्हें सेना में जाना है। उनका बचपन से ही ये काफ़ी ज़्यादा मन था, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने आसपास देखी थी तो मन ये बना चुके थे, और साथ में उन्होंने ब्रिटिशर्स के, अंग्रेज़ों के अत्याचारों को भी देखा था। इसी साल 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इस रेजिमेंट में, यहाँ पे पैदल सेना में उस रेजिमेंट की, उस इन्फेंट्री की सिपाही नंबर 1446 के तौर पर मंगल पांडे भर्ती हो जाते हैं 1849 में। लेकिन सेना की नौकरी के जब कुछ साल निकले, यहाँ से 49 में भर्ती हुए, 5 सालों तक करीबन काम किया सेना में। लेकिन इसके बाद में, इस नौकरी के कुछ ही साल बाद, सिपाहियों के लिए कुछ नए कारतूस आने वाले थे, कुछ नई राइफल्स आने वाली थी। और इसके बाद जो होना था वो इस तरह का था कि इसने मंगल पांडे के जीवन की पूरी तस्वीर को बदल के रख दिया। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको देना चाहते हैं, एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। स्टोरी टेलिंग और रिसर्च का एक कोर्स जो है पहली बार स्टडी IQ ने लॉन्च किया आपके लिए। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं कि स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, रिसर्च को कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आपके लिए एक कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और सिर्फ आपको स्टोरी टेलिंग नहीं, अपनी बात को रखते कैसे हैं, जीवन में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बात आप रख पाएँ ठीक तौर पर, और ये यहाँ आपको सिखाया जाता है। पहली बार स्टडी IQ का एक कोर्स आपके लिए लाया गया है। ज़रूर जाकर डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल्स देखिएगा। और ये कोर्स आपको, जो प्राइस इसका रखा है, बेसिक कोर्स 3000 रुपये का है, और
जो आपका मेंटोरशिप के साथ कोर्स है वो आपको पड़ेगा 4999 रुपीज़ का। तो ये आप जाके ले सकते हैं, एक कोड लगाने से ये आपको इतना बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। वो कोड है वीजे लाइव। वीजे लाइव को याद रखिएगा, इस कोड को लगाइएगा और इसके बाद मिलते हैं स्टोरी टेलिंग की पहली क्लास में। तो अब वापस से चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। क्या था कि मंगल पांडे की जो रेजिमेंट थी, जहाँ पे वो जिस कंपनी में वो तैनात थे, वहाँ पे एनफील्ड P53 राइफ़ल्स को लाया गया था। ये नई राइफ़ल्स थी जो कि अंग्रेज़ों ने सारे सिपाहियों को दी थी। इन राइफ़ल्स को क्या किया जाता था कि स्मूथ मैकेनिज़्म उनका रहे, चलने में आसानी रहे, तो उसके लिए ग्रीस लगाई जाती थी, एक तरह का तेल लगाया जाता था उन राइफ़ल्स के कारतूसों में, जो कार्टिज थे उसमें। और उन कारतूसों के ऊपर एक परत होती थी जिसको सैनिकों को, जो सिपाही थे, उन्हें उस ग्रीस लगे कार्टेज को अपने दांतों से काटना पड़ता था। उसके बाद वो उस गोली को, उस कारतूस को बंदूक में, राइफ़ल में डाल सकते थे। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ करता था। अब इस दौरान जब ये राइफ़ल आ चुकी थी उनकी कंपनी में, मंगल पांडे की, तो 1856 के ही आखिरी महीनों की, कुछ साल के आखिरी महीनों की बात है, जब एक सफाई कर्मचारी के माध्यम से मंगल पांडे को ये पता चलता है कि ये जो कारतूस हैं राइफ़ल के, इनमें जो ग्रीस लगाई जा रही है, मतलब जो तेल है, उसे गाय और सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। और साथ ही साथ में ये भी पता चला उन्हें कि ये जो कारतूस हैं, उनकी जो ऊपरी परत है, जिसको दांत से काट के निकालना पड़ता है तब जाके वो कारतूस राइफ़ल में डलता है, वो परत भी है, जो वो चमड़ी है, वो ये जो मटेरियल है, वो गाय और सूअर की चमड़ी से बनाया गया है। तो यहाँ पे ये बात जब उन्हें पता चली, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने साथियों को जाके ये बात बताई। साथियों को ये बात बताई गई, उनमें, उन साथियों में, उन सैनिकों में, सिपाहियों में हिंदू सैनिक भी थे, मुस्लिम सैनिक भी थे। आपको पता ही होगा, हिंदुओं के लिए, जो हिंदू धर्म है, उसमें गाय को माँ माना जाता है, और मुस्लिमों के लिए भी उन्हें ये पाबंदी होती है, उन्हें अलाउ नहीं होता है कि वो सूअर का मांस खाएं। तो ये दोनों जो सैनिक थे, हिंदू और मुस्लिम सैनिक, उन सभी को यहाँ पे आपत्ति हुई। वो लोग रुष्ट हो गए, उससे नाराज़ हुए बहुत ज़्यादा। और इसी के बाद 9 फरवरी 1857 को ये जो नए कारतूस जब अंग्रेज़ों ने दिए इन सैनिकों को, तो उसको लेने से मंगल पांडे ने यहाँ पे साफ इनकार कर दिया। वो इसके विरोध में आके खड़े हो चुके थे। यही ऐसा करने के लिए उन्होंने बाकी सैनिकों को भी कहा। उन्होंने कहा कि आप लोग भी मना करिए अपने अपनी कंपनीज़ में ऐसे कारतूसों को। P53 ये जो एनफील्ड राइफ़ल है, इसके कारतूस हम नहीं लेंगे, इस राइफ़ल को हम नहीं लेंगे अगर ये कारतूस यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसी दौरान क्या था कि जब उन्होंने बाकी लोगों को इस तरह से बताना शुरू किया, उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, तब अंग्रेज़ों तक जब ये बात पहुँची, तो अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जो पोस्टिंग्स हैं आपकी, उसके लिए दूर कहीं भेज दिया जाएगा, या तो आपको देश से बाहर ही कहीं पे भेज दिया जाएगा। तो एक तरह ये भी इसको देखा गया सैनिकों के बीच में, मंगल पांडे तक भी जब ये खबर पहुंची कि अंग्रेज़ जो हैं वो डरा रहे हैं बाकी सैनिकों को, उनको मजबूर कर रहे हैं एक तरह से कि आपको इस राइफ़ल को दांत से काट के इस कारतूस को राइफ़ल में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखा गया कि अंग्रेज़ों ने ठान लिया है इस तरह का कि इस कारतूस का इस्तेमाल वो करवा के ही रहेंगे, हिंदू और मुसलमान जो सैनिक हैं उनसे। तो यहाँ मंगल पांडे जो थे उनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया, और ज़्यादा वो नाराज़ हो गए इस चीज़ से। अंग्रेज़ों को दूसरी तरफ जब ये पता चला कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही है जो कि बाकी सैनिकों को भड़का रहा है, तो यहाँ उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि मंगल पांडे को हथियार छीन लिए जाने के लिए और वर्दी उतारने के लिए आदेश दे दिया, एक तरह से हुक्म दे दिया कि तुमको आर्मी से जो है भाई निकाल दिया जा रहा है। मंगल पांडे को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये किस तरह का सिस्टम है, ये किस तरह की प्रणाली है आपकी। आप हमारा जो एक धर्म है उसको यहाँ पे उस पर वार कर रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हम ही पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये जब चीज़ सारी हुई तो मंगल पांडे ने और उनके जो दोस्त थे नक्की खान, यहाँ पे फिर से उनका जिक्र आता है कि नक्की खान और मंगल पांडे ने कुछ रणनीतियाँ बनाना शुरू की, और कई सारे अन्य सैनिकों को साथ में मिला के बताया जाता है कि रात में मशाल जलाकर कई बैठकें हुआ करती थी, और उन बैठकों में कई विकल्पों पर चर्चा होती थी, कई ऑप्शंस सामने रखे जाते थे, जिसमें कुछ इस तरह की बातें होती थी। कुछ सैनिक जो थे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके थे। कुछ सैनिक जो थे वो कहते थे कि बहरामपुर और जो बैरकपुर के जो रेजिमेंट के सारे सैनिक हैं वो एक साथ मिलकर कैलकाटा के ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरे कुछ सैनिक थे जो कि कहते थे कि हमें जो ये अंग्रेज़ अफसर हैं उनसे बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए, इस पर तर्क वितर्क करना चाहिए। लेकिन मंगल पांडे जो थे वो अंग्रेज़ों के अत्याचार बहुत काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे, किस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके कब्ज़ा किया था हमारे राज्यों पर, और वो ये लंबे समय से देखते आ रहे थे। उन्होंने मन बना लिया था कि अब विद्रोह करना ही होगा, और अब एक शहीद का उदय होना अनिवार्य था। तो अब मंगल पांडे अपना मन बना चुके थे कि अब विद्रोह ज़रूरी है, क्योंकि इसी विद्रोह के साथ यही पहला ऐसा विद्रोह होगा जो भारत को आज़ादी दिलाएगा। इसी के प्रयास में
15 मार्च 1857 से लेकर 27 मार्च तक बताया जाता है हर दिन कई घंटों घंटों तक मंगल पांडे ने हनुमान जी और शिव जी की प्रार्थना करना, आराधना करना शुरू किया। और इसके बाद ही वो दिन आता है 29 मार्च का। 29 मार्च की दोपहर को जो एक सिपाही था वो पहुंचता है लेफ्टिनेंट बॉग के पास, और उसने जाके ये बताया, लेफ्टिनेंट बॉग जो कि बैरकपुर में उस समय तैनात थे, उनको जाके ये बताया कि हमारी रेजिमेंट के जो हमारे सोल्जर्स हैं, कई सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि आज बहुत ज़्यादा खफा हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अंग्रेज़ी हुकूमत से, और आज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मंगल पांडे जो हैं वो बंगाल 34 बंगाल इन्फेंट्री के जो परेड ग्राउंड है रेजिमेंट का, उसके पास में गार्ड रूम के पास खड़े हुए हैं और वहाँ पे वो लगातार घूम रहे हैं, और उनकी राइफ़ल जो है उनके पास वो भरी हुई है, लोडेड राइफ़ल के साथ घूम रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई भी पहला यूरोपीय जो उनको देखेगा उसको वो गोली मार देंगे, कोई भी अंग्रेज़ अफसर दिखता है उसको भी गोली मार देंगे। तो ये वही दिन था 29 मार्च 1857 का, जब मंगल पांडे सफ़ेद रंग की धोती पहने हुए और लाल कलर का अंगरखा था, ये पहन के परेड ग्राउंड पर घूम रहे थे और अपने साथियों पर लगातार चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से कि मारो फिरंगी को। ये उनका नारा बना बाद में, तो मारो फिरंगी को उनका नारा बनता है। तभी अब यहाँ पे जब लेफ्टिनेंट बॉग को ये पता चल चुका था, इसी बीच में बाकी अंग्रेज़ अफसरों को ये पता चलता है, और उसी में से मेजर जनरल ह्यूसन एक था अफसर, वो आगे आता है और क्वार्टर गार्ड से कहता है कि मंगल पांडे पर लोड करो, मतलब उस पर हमला करो। क्वार्टर गार्ड ने यहाँ पे मना कर दिया मंगल पांडे पर हमला करने से। तो इसके बाद इतिहासकार भी ये बताते हैं, हिस्टोरियंस के मुताबिक भी बताया जाता है कि मंगल पांडे ने जैसे ही ह्यूसन को देखा, मेजर ह्यूसन को, तो उन्होंने ह्यूसन के ऊपर गोली चला दी, लेकिन वो बच गया उस समय। इसके बाद लेफ्टिनेंट बॉग को भी पता चल चुका था, तो वो भी परेड ग्राउंड में आए। उनको जब मंगल पांडे ने देखा तो उनके ऊपर गोली चलाई मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बॉग के ऊपर, लेकिन वो भी निशाना उनका चूक गया। लेफ्टिनेंट बॉग ने अपनी पिस्टल निकालकर मंगल पांडे पर गोली चलाई, लेकिन उनको मामूली सी खरोंचाई, वो गोली उनको लगी नहीं थी। तो ये बाकी इनका जो तलवारों से इन्होंने आपस में जो लड़ाई थी वो चल रही थी, गोलियां एक दूसरे के ऊपर चला रहे थे, लेकिन इस बीच में ताकतवर मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर जनरल ह्यूसन दोनों को ही बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था, उनको बहुत चोटें पहुंचाई थी। इस बीच में जो बाकी सिपाही थे वो सारे बिना बीच में आए, बिना मंगल पांडे को रोके एक तरह से मंगल पांडे का समर्थन कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा सिपाही था उन सभी में जिसका नाम था शेख पलटू। शेख पलटू आया और अंग्रेज़ी हुकूमत अपने आकाओं के लिए उसने क्या किया कि मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लिया, उनकी कमर से उन्हें पकड़ लिया। मंगल पांडे ने इसके बाद देखा कि एक तरफ लेफ्टिनेंट बॉग, एक तरफ जनरल ह्यूसन और पीछे से शेख पलटू ने उनको पकड़ रखा है। ये बेसिकली आप देखिए कि वास्तव में अगर इस पूरी तस्वीर को देखा जाए तो 1 बनाम 3 का मुकाबला है, लेकिन इसके बावजूद पलटू को मंगल पांडे ने, बताया जाता है जिस तरह से रचा है, जिस तरह से लिखा हुआ है कि उसे अपनी कोहनी से उस पर वार किया, वो दूर जाके गिरा, लेकिन वापस से आके उसने मंगल पांडे को पकड़ा और इसके बाद उसका पूरी तरह से भार उठाते हुए, वज़न उठाते हुए मंगल पांडे यहाँ से वहाँ उसे घसीटने लगे। इस बीच में जो बॉग और ह्यूसन थे उनको इतनी ज़्यादा चोटें लगी थी कि वो लोग उठने लायक अवस्था में थे नहीं, और जो बाकी सैनिक थे उन्होंने बीच में अब आना शुरू कर दिया। वो किस तरह से बीच में आए कि मंगल पांडे लगातार संघर्ष कर रहे थे, तीनों से एक साथ लड़ाई कर रहे थे। इस बीच में बाकी सिपाही आए और उन्होंने पलटू को ये कहा कि अगर अभी तुमने छोड़ा नहीं मंगल पांडे को तो तुम्हें यहीं पे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद ह्यूसन और बॉग जो थे उनको भी पीछे से जो बंदूक का जो बट होता है उससे वो लोग लगातार मारते जा रहे थे। तो ये भी चीज़ें साथ में चल रही थी, सिपाही कई सारे इसमें शामिल होते जा रहे थे, और ये सब देखते हुए बॉग और ह्यूसन जो अंग्रेज़ी उस समय अफसर जो वहाँ सिपाही थे वो सब पीछे हट गए। इस पल से, ये वो पल था आप देखिए कि जब मंगल पांडे ने वो हासिल कर लिया था जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने जो सोचा था, जो उन्होंने एक तरह से लोगों के अंदर एक डर का जो भाव है उसको ख़त्म करना था, वो कर चुके थे। उन्होंने लोगों को जगाया था, ये दिखाया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ये ब्रिटिश अफसर हैं, ये बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है, एक तरह से कमज़ोर हैं। ये लोग कमज़ोर थे और खुद की लड़ाई खुद से नहीं लड़ सकते हैं ये, तो इनको यहाँ से भगाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये वो पल था जब लोगों के दिलों में एक तरह से हिम्मत जागी थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जब ये संघर्ष चल रहा था, सारे सिपाही भी वहाँ मौजूद थे, इसी बीच जनरल हर्सी था। तो जनरल हर्सी आता है और उसको जब आता देखा, अपने घोड़े पर वो आ रहा था इस इरादे से कि मंगल पांडे के ऊपर अटैक करेगा। मंगल पांडे जैसे हर्सी को देखा तो उन्होंने अपनी राइफ़ल से, जो राइफ़ल थी उसका मुंह अपनी तरफ किया, अपनी छाती की तरफ,
और घायल वो ज़्यादा हो ही चुके थे इस समय पर, तो उन्होंने अपनी छाती की तरफ अपनी ही राइफ़ल का मुंह करके अपने पैर के अंगूठे से उस राइफ़ल का ट्रिगर दबा दिया था। हालांकि ये जो गोली थी वो उनके बाएं कंधे को की मांसपेशियों को भेदती हुई यहाँ से निकली थी, वो उसमें घायल हो चुके थे। और इसके बाद घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, उन्हें अस्पताल भेजा गया और इसके बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। जब उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था, उनका कोर्ट मार्शल का जो पूरा एक तरह से मुकदमा था वो चल रहा था, इस बीच में जो शेख पलटू जिसने पकड़ा था मंगल पांडे को, उसको प्रमोट कर दिया जाता है, उसका प्रमोशन, उसको पदोन्नत कर दिया जाता है। और मंगल पांडे ने जब उनसे उस मुकदमे के दौरान ये पूछा कि क्या आपने किसी के प्रभाव में ऐसा किया है, क्या आपके साथ में कोई और भी आपके साथी थे, तो उन्होंने साफ तौर पर यह मना कर दिया था और वो बिल्कुल चुप खड़े रहे। इसके बाद तो उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, अपने साथियों का नाम नहीं बताया, किसी का भी नाम नहीं बताया। ये मुकदमा चलता है, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो थी उनकी पूरी होती है और इसके बाद 6 अप्रैल 1857 का वो दिन था जब उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अंग्रेज़ यहाँ पे मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुना चुके थे। इस बीच में मंगल पांडे के जो साथी थे उन्होंने आज़ाद कराने की पेशकश की उनसे कहा कि हम एक तरह से सामने अर्ज़ी लेके जाते हैं अंग्रेज़ों के अफसरों के कि आपको छोड़ दिया जाए, आपको फांसी नहीं दी जाए। लेकिन मंगल पांडे ने कहा कि तुमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है और मुझ पर मुकदमा चलने दो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी प्रणाली जो है, उनकी न्याय प्रणाली, उससे बहुत कुछ किया है। मैं दुनिया को अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की जो न्याय प्रणाली है उसका मजाक दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं। इनका एक एक काम सिर्फ इन्हीं के पक्ष में होता है, दूसरे के पक्ष में कभी नहीं होता। धोखा देने की इनकी आदत जो है वो हमेशा से रही है। तो ये मंगल पांडे ने यहाँ पे कहा। इसके बाद ही, इस फैसले के साथ ही जो उनको फांसी सुनाने का फैसला हुआ था, वो जो डेट थी वो थी 18 अप्रैल 1857। ये डेट तय थी। इस बीच में उन्हें फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज़ों को ये डर था कि फांसी इस दिन पर जब हम देंगे, इसके बाद में जो क्रांति की ज्वाला है वो भड़क सकती है, लोग उग्र हो सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि दूसरी तरफ यहाँ पे एक और चीज़ थी कि जो जल्लाद थे उस समय पर, उन्हें पता चला कि मंगल पांडे को फांसी दें, तो जल्लादों ने फांसी देने से मना कर दिया। इसके वजह से अंग्रेज़ों को कलकत्ता से जो दूसरी जगह से, कलकत्ता से, वहाँ से जल्लादों को बुलाना पड़ा। लेकिन उन जल्लादों को भी ये नहीं बताया गया था कि आखिर वो फांसी देने किसको वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन इसी के साथ अपनी धोखा देने की जो आदत है अंग्रेज़ों की, वो उसको कभी छोड़ नहीं सकते हैं। और इसी आदत से मजबूर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि तय तारीख से करीबन 10 दिन पहले, मतलब 18 तारीख को जो फांसी देनी थी, 18 अप्रैल को, उससे 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद जो चिंगारी मंगल पांडे की वीरगति के बाद उनको फांसी जब दी थी अंग्रेज़ों ने, उसके बाद जो पूरे देश भर में फैली थी, जो ज्वाला बन के, आग बन के पूरे देश में फैली थी, ये इस तरह की थी कि सारे सैनिकों ने, जो अलग अलग इन्फेंट्रीज़ थी, जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ थी जहाँ पे आर्मी मौजूद थी, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सैनिकों का विद्रोह शुरू हुआ, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इसी के बीच में मेरठ की जो तीसरी इन्फेंट्री के 85 करीबन सैनिक ऐसे थे जिन्होंने उन्हीं कारतूसों को, वही जो गाय और सूअर की चमड़ी से बने हुए कारतूस थे, उनको यूज़ करने से, उनको इस्तेमाल करने से यहाँ पे मना कर दिया। इसके बदले अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 9 मई के दिन परेड ग्राउंड में, मेरठ के अंदर ही, जो रेजिमेंट के जितने भी सैनिक थे उन सभी को लेकर यहाँ पे विक्टोरिया पार्क की जो जेल थी वहाँ पे डाल दिया। उन सभी का कोर्ट मार्शल कर दिया, उन्हें विक्टोरिया पार्क की जेल में डाल दिया। अगले दिन मेरठ में जनता इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। जनता, भीड़ जो थी वो इकट्ठी होने लगी, उग्र थी जनता। और इसके बाद में अंग्रेज़ अफसर थे एक उस समय पर मेरठ में तैनात, कर्नल जोन्स फिनिस, तो वो बताते हैं कि भीड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा उग्र हो चुकी थी कि रोकने का प्रयास किया तब भी रुक नहीं रही थी। भीड़ ने उस समय पर छावनी के बाहर अंग्रेज़ अफसर की हत्या कर दी। और मेरठ के एक सदर थाने के कोतवाल हुआ करते थे धन सिंह गुर्जर ने 5000 लोगों की भीड़ के साथ, लोगों के साथ मिलकर यहाँ विक्टोरिया पार्क की जेल पर हमला कर दिया। और जेल में जो सैनिकों को बंद कर दिया था कोर्ट मार्शल के बाद, उन सभी सैनिकों को छुड़ाकर बाहर निकाल लिया और उसके बाद उस जेल को आग के हवाले कर दिया, उस जेल में आग लगा दी। तो इस तरह से यहाँ पे मंगल पांडे की जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो उनको फांसी दी गई थी, देश भर में उससे लोगों के अंदर आग धधकने लगी थी। लोग अब क्रांति चाहते थे, लोग अब चाहते थे कि स्वतंत्रता संग्राम जो है उसकी शुरुआत यहाँ से की जाए। इसके बाद अगले दिन 11 मई को जो
भीड़ थी, जो मेरठ से लोग थे वो 76 किलोमीटर दूर करीबन दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पे जाके वहाँ उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, अपना विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इसके बाद दिल्ली पहुँचने के बाद में ये जो आग थी, जो क्रांति की एक आक्रोश था, ज्वाला थी, जो हिम्मत थी, वो पूरे देश भर के हर एक भारतीय के अंदर दौड़ रही थी। और इसके बाद ही हमने देखा है कि सन 57 की जो हम कहानियाँ सुनते हैं, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम पहला भारत का चला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई। इसी बीच में 4 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ों ने कोतवाल जो धन सिंह गुर्जर थे, उन्हें भी यहाँ पे फांसी दे दी थी। लेकिन अब ये ज्वाला जो थी वो बुझने वाली नहीं थी, अंग्रेज़ों को भारत से जाना तय था। तो ये था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध था, ये वो था। इस समय पर यह बात भी मानी जाती है कि कई सारे ऐसे रजवाड़े थे जो कि गुपचुप तरीके से देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अपनी अपनी रणनीतियाँ बना रहे थे। लेकिन वो रणनीतियाँ भी विफल हो सकती थीं अगर मंगल पांडे उस लॉ को जलाते ही नहीं। मंगल पांडे अगर एक पहला कदम नहीं उठाते, अगर वो उस चिंगारी को तब्दील नहीं करते ज्वाला में, तो वो ये सब नहीं हो सकता था। 1857 की जो क्रांति, जो सुलगी है, जो आग, वो नहीं जल सकती थी। इसी के साथ आपको आज हमने ये बताया कि किस तरह से मंगल पांडे आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को उनको वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनको फांसी दी गई थी। उनकी पूरी जीवन की जो कथा थी वो हमने आपको बताई। तो उम्मीद है हम सभी मंगल पांडे जैसे भारत के वीर सपूतों को अपने जहन में, अपने दिलों में याद रखेंगे। और ये था आज का एपिसोड। आपने इसे देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी शेयर करिएगा लोगों के साथ में, और हमारे भारत के वीर सपूतों के बारे में आज के बच्चों को भी, आज की नई पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। जो आपके सवाल थे उनके अब जवाब देने का समय आ चुका है, जो कि पिछले वीडियो पर आपके सवाल आए थे। तो अब करते हैं आपके सवालों की बात। जी, तो बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। टीम ने कुछ जो सवाल शॉर्टलिस्ट किए हैं वो अभी मेरे सामने है। तो सबसे पहला CS आंचल अग्रवाल जी का ये कमेंट है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। थैंक्स फॉर योर एफर्ट, यू आर बेस्ट स्टोरी टेलर, इंटरेस्टिंग टू लिसन यू, कुड यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन मुख्तार अंसारी। आंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्तार अंसारी के ऊपर हमारा एक एपिसोड आ चुका है। अगर आप देखेंगे इस सीरीज़ के अंदर, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा इस सीरीज़ का, और वहाँ पे जाके देखिएगा तो मुख्तार अंसारी के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, जो फरमाइश थी, उसको पूरा किया गया है। तो मुख्तार अंसारी का वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही डिटेल रिसर्च के साथ उस वीडियो को हमने बनाया है। अगला कमेंट है जेम्स माथुर जी का। इन्होंने लिखा है कि थैंक यू सर, बट आई थिंक यू शुड एक्सप्लेन इन मोर डिटेल हाउ नेवी फोर्स टू सरेंडर पायरेट्स। ये बात कर रहे हैं जो भारतीय नौसेना ने सोमालिया पायरेट्स को, 35 सोमालिया के पायरेट्स जो थे, समुद्री लुटेरे थे, उनको सरेंडर कराया था, उस एपिसोड की। तो जेम्स माथुर जी, आपको बता दिया जाए कि जो स्टेटमेंट हमारी भारतीय नौसेना की तरफ से हमें आया था, उसमें यही बताया जाता है कि जो नेगोशिएशंस थे वो, उनको एक टर्म यूज़ किया गया था, फोर्सफुल नेगोशिएशंस। तो आप इस शब्द से समझ सकते हैं कि उन समुद्री लुटेरों के साथ में किस तरह से डील कर रही होगी हमारी भारतीय नौसेना। उन्हें कितने हद तक दबाया गया होगा कि अगर आप नहीं यहाँ पे छोड़ते जो लोग हैं, जो हॉस्टेज आपने बंधक बना रखे हैं उनको, तो आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें उनके साथ में उस नेगोशिएशन में बिल्कुल की गई होंगी। उन्हें बताया गया होगा कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, और भारतीय नौसेना जो है अपना काम बखूबी जानती है, तो उन्होंने किया होगा इस तरह का। कई सारी ऐसी सीक्रेट डिटेल्स जो होती हैं उनको आउट नहीं किया जाता है, तो ये भी आप लोगों को कई बार समझना चाहिए। धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए जेम्स माथुर जी। इंद्रजीत कुमार का एक कमेंट आया है कि सर, आई लाइक योर लेक्चर वेरी मच सर, आई हैव सीन ऑल योर लेक्चर्स एंड आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत कुमार जी, और आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको बहुत बहुत गुड लक, आपके बेस्ट विशेज़ आपके आगे फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। अच्छे से पढ़ाई करिए, भारत की उन्नति में योगदान दीजिए। इसके बाद अगला सवाल है संगीता K9072, इनका यूज़र नेम है। हैट्स ऑफ टू इंडियन नेवीज रिमार्केबल सक्सेस सर, इट वुड बी अप्रिशिएबल इफ़ यू ब्रिंग subject on the poverty in India despite huge donation, charity and philanthropists are done on heavy basis for the needy people. Still situation of the poor people have not changed. बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये कि आखिर क्यों इतना, जब दान हो रहा है, जब इतना काम चैरिटी का किया जा रहा है, डोनेशंस इतना दिया जा रहा है, तो आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि आखिर ये पैसा जो आता है वो कहाँ जाता है। और भारत में पॉवर्टी की जो स्थिति है,
वो समान क्यों बनी हुई है, उसमें क्या बदलाव आए हैं। तो बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, इस पर एक वीडियो ज़रूर लाया जाएगा। अगला सवाल है कि शिवम शर्मा का नेगोशिएशंस में क्या होगा। तो ये अभी अभी आपका सवाल का जो जवाब था वो हमने एक और हमारे जो प्रिय यूज़र है उनको दिया हुआ है यहाँ पे व्यूअर को हमारे, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। दीपक सिंह कुशवाहा जी का सवाल है कि ऑफिसर या कर्मचारी घूस लेते हैं तो कैसे शिकायत करें। दीपक जी देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो है पहले तो, वहाँ पे उन्होंने अपना एक टोल फ्री नंबर है वो भी जारी कर दिया है। अब तो मेरा मानना है 1064 वो नंबर है जिसको उन्होंने जारी किया है, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई घूस लेता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी या अफसर भी हो, अगर घूस का ऐसा कुछ आता है तो आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको इसमें जब आप शिकायत करते हैं तो आपका सबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी करप्शन की शिकायत हो तो आपके पास या तो कोई दस्तावेज़, कोई फ़ोटो या कोई कॉल रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। उससे एक्शन लेने में जो ऑफिसर्स हैं उन्हें आसानी हो जाती है किसी भी ऐसे करप्ट व्यक्ति के ऊपर। साथ में अपने अलग अलग राज्यों में लोकायुक्त के विभाग होते हैं, तो लोकायुक्त विभाग के अंदर भी जाके आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, उस सबूत को वहाँ दिखा सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें करने में बिल्कुल सक्षम हैं और आपका हक बनता है, आपके पास ये राइट है। ठीक है, इसके बाद प्रसाद पाबले जी का ये कमेंट है कि ग्रेट रिसर्च सर, क्या अभी भी सी बर्गलरी होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और सी पायरेसी ये जो लगातार चल रहा है, समुद्री लुटेरे जो हैं, पायरेट्स हैं सोमालिया के या बाकी किसी और अन्य देश के, वो लोग इस तरह से समुद्र में डकैतियाँ डालते हैं। कई सारे मालवाहक जहाज़ों को या जो फ़िशिंग के जहाज़ होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं। और लेकिन हमारी भारतीय नौसेना जो है उसकी वजह से, हमने आपको उस एपिसोड में ही बताया आपने कि कैसे हम लोग सुरक्षित हैं, कैसे हमारे इंडियन वेसल्स, हमारे जहाज़ सुरक्षित हैं। तो अब इसके बाद आपका जो कमेंट है वो है श्रद्धा सोनकिया जी का कि सर आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। श्रद्धा जी, आपका सवाल का इसमें कमेंट भी आ गए कि आपने कश्मीर के ऊपर कोई सवाल पूछा था, आपने बताया, लेकिन वो सवाल आखिर क्या था वो आपने अभी नहीं बताया। आप एक बार इस वीडियो पर कमेंट करके हमें वो सवाल बता दीजिए, आपके सवाल का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो ये थे वो सवाल जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे। इसके साथ एक और सवाल था जो कि पूछा गया यहाँ पे कि सर दिल्ली लिकर स्कैम के ऊपर कब वीडियो आएगा। तो सुश्री हराप्री जी का ये सवाल है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए, दिल्ली लिकर स्कैम के ऊपर भी जल्द से जल्द एक वीडियो आने वाला है, उसका भी आप लोग वेट यहाँ पे कर सकते हैं। और एक और कमेंट है, जल्दी ले लिया जाए इसको। स्टडी अफेयर्स पूछ रहे हैं कि सर वीडियो हर्षद मेहता पर कब आएगा, ईगरली वेटिंग। हर्षद मेहता पर भी एक वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। और आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, आपको अच्छे लग रहा है हमारा काम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे स्टोरी टेलिंग की जाती है, कैसे अपनी बात कही जाती है, जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ाएगा, ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। इसके लिए स्टडी IQ पहली बार कोर्स लेकर आया, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग का कोर्स है। मैं ही वहाँ पर आपको मिलूँगा, हम लोग अपना एक कम्युनिटी बनाएंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे स्टोरी टेलिंग सीख सकते हैं। कोड आपको लगाना है इसके लिए VJ Live, और डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए। और जो बेसिक प्राइस है वो है 3000 रुपये, 2999। और जो मेंटोरशिप के साथ जो हमारी कम्युनिटी बिल्डअप होगी उसका प्राइस है 4999। यहाँ पे आप कोड लगाइए, आपको बड़े से बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। VJ Live कोड लगाने से क्या पता इससे बड़ा भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो जाके एक बार ज़रूर देखिएगा लिंक पर, अपना कोर्स लीजिए, और इसके बाद में आप भी सीख सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग और रिसर्च आखिर कैसे की जाती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।